मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका वेटेज ऑन एंड अराउंड हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं बेटा। ये हर साल लगभग 4 to 5 मिनिमम क्वेश्चंस, मतलब आप मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस चैप्टर में से आपको एक भी टॉपिक सब टॉपिक छोड़ना नहीं है, राइट। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमारे पास जो बेसिक लेआउट रहेगा, जो स्ट्रक्चर रहेगा पढ़ने के लिए, वो ये रहेगा कि हमें डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है, आरएनए के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में पढ़ेंगे बेटा, और उसके अलावा हम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, इन सारी प्रोसेस पे फोकस करेंगे। लेकिन इन सारी प्रोसेस को शुरू करने के पहले मैं एक बार देखना चाहूंगी कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि डीएनए एक बायोमॉलिक्यूल है बेटा, और अगर इस मॉलिक्यूल को आपने नहीं जाना, नहीं समझा, इसकी केमिस्ट्री आपको नहीं समझ में आई, तो इससे होने वाली कोई भी रिएक्शन आपके दिमाग में क्लियरली बैठने नहीं वाली है। तो इसीलिए हम पहले डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि डीएनए कैसा होता है, न्यूक्लिक एसिड्स कैसे होते हैं। किसी भी डीएनए के स्ट्रक्चर में मैं अगर डीएनए के मॉलिक्यूल को देखूं तो ये मेरे पास एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना। मैं पहले बेसिक बैकग्राउंड आपको बता रही हूँ, उसके बाद उसकी प्रॉपर केमिस्ट्री पे आऊंगी। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है मेरे पास डीएनए का, दिस वाज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, और यही डीएनए की डिस्कवरी के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी के बाद हमें बहुत सारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड रिएक्शन समझ में आने लगी थी। हम ये जानने लगे थे कि पूरी केमिस्ट्री हमारी बॉडी में रन कैसे करती है, राइट। इसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन रोजालिंड फ्रैंकलिन का भी था। रोजालिंड फ्रैंकलिन जो लेडी थी, इन्होंने, लेडी साइंटिस्ट थी ये, इन्होंने सबसे ज़्यादा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पे काम किया था, right? She worked on crystallography, which was X-ray crystallography. और इस एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बाद, ये बेसिकली एक टेक्निक होती है बच्चों, जिस टेक्निक में हम मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। इस टेक्निक में स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद जब इन्होंने ये बताया कि प्रोबेबली डीएनए जो है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इस हिंट को वॉटसन और क्रिक ने यूटिलाइज किया और उन्होंने पूरा का पूरा मॉडल प्रपोज कर दिया, जिसके लिए दोनों को नोबेल प्राइज भी मिला, राइट। अब अगर डीएनए के केमिकल कॉम्पोजिशन या केमिकल स्ट्रक्चर की बात मैं करूं तो डीएनए के पास एक होती है शुगर, विच इज 5 कार्बन शुगर, राइट। दूसरा होता है उसके पास नाइट्रोजनस बेस, विच इज डिवाइडेड इनटू प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स मेरे पास होते हैं बेटा एडेनाइन एंड ग्वानाइन, और ये प्यूरीन्स डबल मेम्ब्रेन है, मतलब 2 रिंग स्ट्रक्चर है, जबकि पायरिमिडीन्स जो है दे आर बेसिकली थाइमीन, साइटोसिन एंड अगर ये आरएनए हुआ तो इट वुड बी यूरेसिल। तो यूरेसिल इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, व्हाइल थाइमिन इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, एंड साइटोसिन इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। सिर्फ ये जो होता है ना बेटा, ये होता है आरएनए का बेस, ये डीएनए में नहीं मिलेगा। अगर मैं इन्हें एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखूं तो ब्रैकेट के जो लेटर्स हैं उन्हें मैं यूज करती हूँ। ये दो डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस हो गए, और ये सिंगल रिंग्ड होते हैं बेटा, है ना, दे आर सिंगल रिंग्ड। आपको इसे याद रखने के लिए एक छोटा सा निमोनिक भी बता देती हूँ हाथ के हाथ, इसे हम कट द पाई से याद रख सकते हैं। कट द पाई का मतलब है सी, मतलब साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन, और ये तीनों क्या है बेटा, पायरिमिडीन्स। दो मेरे पास क्या है, यूरेसिल। एक होती है मेरे पास शुगर बेटा, जो 5 कार्बन की शुगर है, ये हर वर्टाइस पे कार्बन है, यहाँ पे ब्रांच में भी एक कार्बन होता है, एंड हियर इट वुड बी हैविंग ओ, ठीक है, यहाँ पे ओ होता है। तो ये मेरे पास पेंटोज शुगर है, आगे मैं इसका और स्ट्रक्चर आपको बताने वाली हूँ। तो शुगर एक चीज हो गई बेटा, 5 कार्बन की रिंग्ड शुगर एक इसका कॉम्पोनेंट हो गया। जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है वो दूसरा कॉम्पोनेंट हो गया, और तीसरा इसके पास होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, H3PO4 जिसे हम बोलते हैं। पायरिमिडीन्स का स्ट्रक्चर देख लीजिए बेटा, ये पायरिमिडीन्स है मेरे पास, जो कि सिंगल रिंग्ड है। मैंने आपसे कहा था कि पायरिमिडीन सिंगल रिंग्ड होते हैं, हमें इनके स्ट्रक्चर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने आपको ये स्ट्रक्चर शो किया है कि ये 3 नाइट्रोजनस बेसिस है मेरे पास, और तीनों की तीनों कौन सी हैं, पायरिमिडीन्स। पायरिमिडीन्स आर सिंगल रिंग्ड, जबकि प्यूरीन्स जो है दे आर डबल रिंग्ड, राइट। पायरिमिडीन रिंग में
बेसिक कंपोनेंट की मैं बात करूं तो 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा बेटा, 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन होते हैं मेरे पास किसमें, पायरिमिडीन्स में। और पायरिमिडीन्स कौन कौन सी है बेटा, इट इज साइटोसिन, थाइमीन, और अगर आरएनए होगा तो यूरेसिल। If it is RNA, तो it would be uracil, right? Pyrimidines. Now these are purines, double ring structure हैं। हम नाइट्रोजनस बेस को कॉमनली NB से डिनोट करते हैं। उस NB में मेरे पास 2 नाइट्रोजनस बेसिस ये आ गए बेटा, वन इज एडेनाइन, अनदर इज ग्वानाइन। एडेनाइन ग्वानाइन दोनों डबल रिंग स्ट्रक्चर हैं, जबकि प्यूरिन्स जो थे वो कैसे थे, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर थे। पिरामिडीन्स जो थे वो कैसे थे, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर थे, राइट। तो अब यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर को समझ लो, एक पायरिमिडीन रिंग में 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन होते हैं, एक इमिडाजोल रिंग होती है और इमिडाजोल रिंग में 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। यहाँ से सिर्फ एक माइनस याद रख लेना, अगर ये कार्बन और नाइट्रोजन का नंबर आपको न भी याद रहे तो चलेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमें नहीं याद होना चाहिए, बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए दैट दिस इज डबल मेम्ब्रेनस। यहाँ पे नाइट्रोजन, सॉरी, यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसमें, यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये एक रिंग हो गई, ये एक रिंग हो गई। आप एक एक ब्रांच चेंज करते जाएंगे ना तो इससे पूरा मॉलिक्यूल चेंज होता जाता है। याद करें, आपने बेंजीन पढ़ा है बेटा, बेंजीन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा लिया तो क्या बन गया, टॉल्यूइन बन गया, है ना, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ऐसे हम अलग अलग चीजें लगा के ऐड कर करके किसी भी केमिकल कंपोनेंट को चेंज कर सकते हैं। केमिस्ट्री आप जानते हैं, बेहतर जानते हैं। ये एडेनाइन और ग्वानाइन की रिंग्स हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, हैवी चेंज होती है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर कंपोनेंट which is prepared by using nitrogenous base and sugar। मैं इन दोनों को जब कंबाइन करती हूँ तो मुझे कुछ दूसरे कंपोनेंट्स, अब मैंने सिर्फ नाम बदल दिए हैं बच्चों, मैंने एक को न्यूक्लियोटाइड कह दिया है, एक को न्यूक्लियोसाइड कह दिया है। जरा समझना कौन सा क्या है, बताती हूँ अभी। अगर मान लीजिए आपका जो नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के साथ कंपाउंड या पेंटोज शुगर के साथ जो है कॉम्बिनेशन बनाता है, तो फिलहाल ये अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं है, मैं इसे न्यूक्लियोटाइड बोलती हूँ, ठीक है, आई कॉल इट एज न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर तुमने इसके ऊपर, मतलब ये नाइट्रोजनस बेस हो गया बेटा, ये इसके साथ शुगर कंबाइन हो गया और इससे तुमने एक फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड कर दिया, सो दिस इज व्हाट इज, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा करेक्शन कर रही हूँ, इट इज न्यूक्लियोसाइड, मैंने टाइड लिख दिया था, इट इज न्यूक्लियोसाइड। और अगर फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो जाए तो इट बिकम्स वन न्यूक्लियोटाइड। एक नाइट्रोजन इस बेस को आप कंबाइन कर देंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, और ये एंटायर इज वन न्यूक्लियोटाइड ऑफ योर्स, राइट। सो न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है बेटा जहां पे किसी भी नाइट्रोजनस बेस में जो थर्ड पोजीशन का नाइट्रोजन है वो बॉन्ड बनाता है शुगर से, है ना। पिरिमिडीन का केस अगर होगा, कैसे समझना, पिरिमिडीन का केस होगा तो जो थर्ड नाइट्रोजन है दैट फॉर्म बॉन्ड्स विद द शुगर, ठीक है। और अगर प्यूरिन्स का केस होगा तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन 9th पोजीशन का जो नाइट्रोजन है दैट फॉर्म्स बॉन्ड विद द शुगर, इस तरीके से। तो अगर पायरिमिडीन होगा तो थर्ड कार्बन जो है पायरिमिडीन का शुगर से कंबाइन होता है, और अगर प्यूरिन होगा तो 9th कार्बन जो है, 9th नाइट्रोजन, सॉरी मैं कार्बन बोल रही हूँ, 9th नाइट्रोजन जो है वो शुगर से कंबाइन होता है, शुगर के कार्बन से कंबाइन होता है, राइट। शुगर का क्या ज्वाइन करेगा बेटा, शुगर का ज्वाइन करेगा कार्बन, और नाइट्रोजन इस बेस का क्या ज्वाइन करेगा, नाइट्रोजन, ये शुगर का ज्वाइन करेगा कार्बन। आई बात समझ में। तो इस तरीके से मेरे पास नाइट्रोजनस बेसिस का कॉम्बिनेशन है, न्यूक्लियोटाइड्स इस तरीके से फॉर्म होंगे। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन के दौरान, मतलब ये नाइट्रोजनस बेस और शुगर इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, ये बॉन्ड बनता है बेटा एस्टर बॉन्ड, है ना, दिस इज व्हाट इज एस्टर बॉन्ड। और ये कौन से बॉन्ड, कौन से कार्बन, शुगर के कौन से कार्बन से कंबाइन हो सकता है बेटा, 2 कार्बन है,
एक तरफ ये 5th कार्बन से कंबाइन हो सकता है और या फिर 3rd कार्बन से कंबाइन हो सकता है। तो अगर यहाँ पे डायएस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन की बात करूँ तो किस किस के बीच में होगा, क्या याद रखेंगे आप? नाइट्रोजनस बेस के बीच में होगा और फॉस्फेट के बीच में होगा। तो फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस जब कंबाइन होते हैं और शुगर जब कंबाइन होता है, ये मेरा पूरा न्यूक्लियोटाइड बन रहा है अभी, है ना। तो यहाँ पे जो पहला बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड एज एस्टर बॉन्ड, और ये एस्टर बॉन्ड जो है ये आगे चल के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे। अगर किसी न्यूक्लिक एसिड में ये फॉस्फेट मोइटी का मतलब होता है यूनिट। अगर इस किसी नाइट्रोजनस बेस में फॉस्फेट का ग्रुप जो है वो किसी थर्ड कार्बन शुगर के थर्ड कार्बन से अगर कंबाइन हो जाता है, ठीक है, of one nucleotide to the 5th carbon of the sugar of succeeding nucleotide, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, जैसे यूनिट क्या बनती है बेटा, ये शुगर है आपकी, ये नाइट्रोजनस बेस हो गया, है ना, यहाँ पे कंबाइन हो गया फॉस्फेट, फिर ये अगली शुगर है ना, इस शुगर से नाइट्रोजनस बेस कंबाइन हुआ है और यहाँ पे फिर से क्या आ गया है, फॉस्फेट आ गया है। तो जब यहाँ पे इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स को कंबाइन होना है तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट वुड बी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एस्टर का फॉर्मेशन कब होता है, याद रखेंगे, दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जब कंबाइन होते हैं तब देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, राइट। तो अब दो चीजें ध्यान रखेंगे आप, या तो शुगर का 3rd कार्बन पार्टिसिपेट करेगा या फिर शुगर का 5th कार्बन जो है वो पार्टिसिपेट करेगा, दोनों में से कोई भी कार्बन इन्वॉल्व होगा दो न्यूक्लियोटाइड्स को कंबाइन करने में, और जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। मैं इरेज करके आपको इस बॉन्ड का फॉर्मेशन भी दिखा देती हूँ। देखिए, दिस इज माय 1 शुगर, है ना, ये एक शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है बेटा, इन दोनों के बीच में ये फॉस्फेट हो गया है। यहाँ पे जो बॉन्ड है दैट इज एस्टर बॉन्ड, है ना, केमिस्ट्री। यहाँ पे जो बॉन्ड है दैट इज ऑल्सो एस्टर बॉन्ड, क्योंकि दो बार एस्टर बॉन्ड बन गए हैं इसलिए ये क्या हो गया है बेटा, दिस इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। आई बात समझ में, इसे हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब जब यहाँ पे कंडेंसेशन की रिएक्शन होगी तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और इन दोनों के कनेक्ट होने से मतलब डीएनए का आधा हिस्सा यहाँ है जो अभी आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी कि वो डीएनए का मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, और ऊपर और नीचे के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट वुड बी एस्टर बॉन्ड विच इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एस्टर क्यों बेटा, दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, कौन से अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गए, आई एम सो सॉरी, दैट इज वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, इन दोनों के बीच में फॉस्फेट को मैंने कनेक्ट कर दिया, दिस इज व्हाट इज माय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो बस ये याद रखेंगे आप कि एस्टर जो है वो फॉस्फेट मॉलिक्यूल के ऑन आइदर साइड है, सो वी कॉल इट एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सो वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस। So coming to the nucleoside and nucleotide, how do we differentiate? तो मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो सेकेंड पोजीशन का जो कार्बन है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन नहीं होता है ना। आप डायग्राम में देखो, पिक्चर में देखो, वहां पे ऑक्सीजन नहीं इन्वॉल्व था, मैंने बाद में उसको ऐड किया है। एक्चुअली राइबोस शुगर क्या होती है बेटा, ये शुगर होती है, दिस इज, आई एम सो सॉरी, दिस इज योर राइबोस शुगर, है ना, ये राइबोस शुगर है। राइबोस शुगर वो होती है जिसके सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्टेड हो, मतलब ऑक्सीजन हो बेटा, है ना। और अगर तुमने सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो उस ऑक्सीजन को रिमूव कर देने से क्या होगा, दैट बिकम्स योर डीऑक्सी राइबोस शुगर। मतलब आपने सेकंड पोजीशन का जो ऑक्सीजन है वो आपने हटा दिया, सो द शुगर इज नाउ डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर जब नाइट्रोजनस बेस से कंबाइन होती है तो सिर्फ इतना स्ट्रक्चर क्या है बेटा, न्यूक्लियोसाइड, है ना। जब तुमने इसमें फॉस्फेट भी ऐड कर दिया, देखो ये फॉस्फेट ऐड कर दिया, तो अब ये पूरा स्ट्रक्चर, पूरी एंटिटी क्या हो गई मेरे पास, न्यूक्लियोटाइड। तो वन इज न्यूक्लियोसाइड विच इज डिवॉइड ऑफ फॉस्फेट एंड वन वुड बी न्यूक्लियोटाइड विच इज विथ फॉस्फेट, राइट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक।
न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के नाम भी अलग अलग हैं बच्चों, है ना, ये भी थोड़ा सा समझ के देख लेते हैं हम। ये मेरा एक न्यूक्लियोटाइड है ना, एक यूनिट है, दिस इज शुगर, दिस इज नाइट्रोजनस बेस। अब याद करके बताओ कौन सी नाइट्रोजनस बेस है, प्यूरीन है कि पायरिमिडीन है, डबल रिंग किसमें होता है, ध्यान कर लो। ये मेरा फॉस्फेट ग्रुप हो गया। इन तीन को जब मैंने मिला दिया तो मुझे मिला न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब क्योंकि न्यूक्लियोटाइड बना कैसे, न्यूक्लियोसाइड से बना। एडेनाइन पे शुगर जब कनेक्ट हो जाती है, ध्यान रखेंगे, एडेनाइन से जब शुगर कंबाइन हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं एडिनोसाइन। आई बात समझ में? एडेनाइन से शुगर कंबाइन हो जाती है तो एडेनोसाइन, ग्वानाइन से शुगर कंबाइन हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं ग्वानोसाइन, ठीक है। तो कंबाइन हो जाती है तो इट इज कॉल्ड एज ग्वानोसाइन। सिमिलरली रेस्ट ऑफ द शुगर्स, है ना। तो अगर मैंने इससे एक फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड कर दिया, अगर मैंने इससे एक फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड कर दिया तो इट बिकम्स एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। मतलब AMP लिखूंगी मैं उसे, दिस इज कॉल्ड एज एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। एक फॉस्फेट और ऐड कर दो, इट बिकम्स एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। और एक फॉस्फेट ऐड कर दो अगर तुम्हारे पास अवेलेबल है तो इट बिकम्स एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। याद आ गया ATP, हम इसे बोलते हैं ना एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वो क्या है बेटा, एक एडेनाइन जो है हमारा नाइट्रोजनस बेस कंबाइंस विद शुगर, कंबाइंस विद फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, तो इट बिकम्स एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आई बात समझ में? मतलब कैसा है बेटा, एक बार और इसे क्लियर करके बताऊंगी। ये शुगर है ना, ये नाइट्रोजनस बेस बना दिया मैंने, इससे ये एक फॉस्फेट जुड़ा, फिर इससे एक दूसरा फॉस्फेट जुड़ा, फिर इससे एक तीसरा फॉस्फेट जुड़ा, ये हो गए ना 3 फॉस्फेट, तो इट इज नाउ ट्राइफॉस्फेट। जैसे ही तुमने 3 फॉस्फेट ऐड कर दिए, इट हैज नाउ बिकम ट्राइफॉस्फेट। एक सिंगल शुगर रहा, एक नाइट्रोजनस बेस रहा। मोनोफॉस्फेट जब तुम देख लोगे ना, तुम आंख बंद करके कह देना, देखने के बाद आंख बंद करना, कि मोनोफॉस्फेट मतलब एक ही शुगर प्रेजेंट है, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, है ना, ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसाइन डाइफॉस्फेट, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन तैयार होता है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, राइट। तो ये हमने कुछ सिर्फ इसकी यूनिट्स पढ़ी हैं, कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, यही मैंने आपसे अभी बात की थी बेटा। एडेनाइन से राइबोस शुगर कंबाइन हो जाता है तो इट बिकम्स एडेनोसाइन, है ना, नॉमेनक्लेचर याद रखेंगे। एडेनाइन से डीऑक्सी राइबोस कंबाइन हो जाता है तो दैट बिकम्स डीऑक्सी एडेनोसाइन। देन आई हैव ग्वानाइन प्लस राइबोस, दैट इज ग्वानोसाइन, एंड देन हियर दैट इज अगेन डीऑक्सी ग्वानोसाइन। देखो शुगर याद रखना बेटा, अगर राइबोस शुगर है तो आप ये वाला नॉमेनक्लेचर फॉलो करोगे, एडेनोसाइन ग्वानोसाइन। और अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर है तो डीऑक्सीराइबोस शुगर के लिए मैं आगे सिर्फ एक वर्ड ऐड कर दूंगी विच वुड बी अ प्रेफिक्स, एंड दैट वुड बी डीऑक्सी। क्यों डीऑक्सी बेटा? सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन का रिमूवल हो चुका है। आई बात समझ में? तो मेरे पास जो स्टेबल शुगर होती है ना, वो पहली होती है राइबोस, और इस राइबोस से जब मैं ऑक्सीजन निकाल लूंगी, डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन है ना, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ O2, लेट मी करेक्ट इट, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ O2, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, इट इज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो एक ऑक्सीजन का एटम में निकाल लेती हूँ। अब बस एटम निकाल लीजिए तो ये राइबोस शुगर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? डीऑक्सी। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसे बार बार बता रही हूँ, स्ट्रेस देकर याद रख लीजिएगा कि सेकेंड पोजीशन का ऑक्सीजन रिमूवल एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां पे राइबोस से डीऑक्सी राइबोस शुगर मिल जाती है और अकॉर्डिंगली आपका न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा? entirely change, right? So this is what is types of nucleoside. These are another name है ना, साइटिडीन, deoxythymidine, deoxycytidine and uridine, ठीक है। यूरिडिन तो डीऑक्सी हो नहीं सकता, है ना। अब आप दिमाग लगाते रहिएगा क्यों नहीं हो सकता। थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले मैंने बताया था यूरिडिन डीऑक्सी क्यों नहीं होगा, बिकॉज इट इज द शुगर ऑफ RNA, इजंट इट। और DNA में तो ये शुगर होती ही नहीं है, तो जब DNA में शुगर ये होगी ही नहीं तो फिर आप इसे डीऑक्सी कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? बोल ही नहीं सकते, ठीक है। आई होप आपको याद भी आ गया होगा। अब अगर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है जैसा मैंने अभी आपको समझाया था तो वी कॉल इट एज मोनोफॉस्फेट, है ना। एडेनाइन प्लस फॉस्फेट एडेनाइलिक एसिड AMP, है ना।
ग्वानोसाइन प्लस फॉस्फेट ग्वानाइलिक एसिड। अगर डीऑक्सी एडेनोसाइन और फॉस्फेट जुड़ेगा तो इट वुड बी डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड। और अगर आपके पास डीऑक्सी ग्वानोसाइन जुड़ेगा, है ना, डीऑक्सी ग्वानोसाइन मतलब समझ गए होंगे आप, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, तो दैट बिकम्स एंड दैट इज डीऑक्सी शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस है ना, याद रखेंगे। तो क्या हो गया, डीऑक्सी ग्वानोसाइन। इस पे मैंने एक फॉस्फेट ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर रहे हैं बेटा ये फॉस्फेट? क्योंकि ये इनएक्टिव है। आई बात समझ में? अगर ये एक्टिव करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि न्यूक्लिक एसिड्स की जब रेप्लिकेशन हो तब ये न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए एनर्जी के साथ, तो तुम्हें ये फॉस्फेट ग्रुप उसे ऐड करके देना पड़ेगा, तभी ऐड होगा, नहीं तो पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन में कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो डीऑक्सी ग्वानोसाइन से जब तुमने फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया तो दैट बिकम्स डीऑक्सी ग्वानिलाइक एसिड, राइट। चलिए, तो ये हमारा नॉमेनक्लेचर यहीं पे कंप्लीट होता है। दिस इज अनदर, यहाँ पे सेम चीज हमने बताई है बेटा, टीएमपी है, सीएमपी है, एएमपी है, यूएमपी है, फाइन। तो अब फाइनली मैं इस कंक्लूजन पे आ चुकी हूँ कि मेरा डीएनए क्या है, इट इज जस्ट अ पॉलीमर ऑफ 3 थिंग्स टुगेदरली, इट इज नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, है ना। अब अगर इनके बारे में थोड़ा सा और मैं देखना चाहूँ तो न्यूक्लिक एसिड मेरे पास 2 फॉर्म्स में अवेलेबल है बेटा, एक डीएनए के फॉर्म में अवेलेबल है और एक आरएनए के फॉर्म में अवेलेबल है ना। डीएनए तो न्यूक्लियस में ही मिलेगा, ये तो तय है, ये तो आपको पता है। आरएनए कहाँ कहाँ मिल सकता है बेटा? आरएनए आपको साइटोप्लाज्म में भी मिल सकता है, न्यूक्लियस में भी मिल सकता है। आरएनए हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं, 3 टाइप के आरएनएज होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, राइट। तो अब ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये न्यूक्लिक एसिड्स कुछ में जेनेटिक मटेरियल आरएनए के फॉर्म में होता है और कुछ में जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए के फॉर्म में होता है। देखिए, जैसे कुछ वायरसेस हैं लाइक टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, बैक्टीरियोफेज, इनके अंदर जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, बट मोस्टली दे हैव अदर वायरसेस, दे हैव आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। आरएनए तो सब में होगा बेटा, आरएनए मुझ में भी है, आरएनए वायरस में भी है, लेकिन मेरे अंदर की आरएनए का और वायरस के अंदर के आरएनए का डिफरेंस क्या है? उसका आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल है, मेरा आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। आई बात समझ में? मेरा आरएनए 3 तरीकों से अलग अलग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ और उसने 3 अलग अलग फंक्शन कर दिए, बात ही खत्म हो गई। जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए तो उसे समय ही नहीं मिला। लेकिन आरएनए जो वायरस का होगा, क्योंकि वायरस ए सेलुलर स्ट्रक्चर है, याद कीजिए आपने पढ़ा है, दे आर द कनेक्टिंग लिंक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट, दोनों के बीच का कनेक्शन है। तो अगर वो कनेक्टिंग लिंक है, मतलब लिविंग नॉन लिविंग भी है, चलो लिविंग है वो बात तो छोड़ दो, लिविंग तो है ही वो, लेकिन नॉन लिविंग है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। नॉन लिविंग क्यों बोला है? क्योंकि उसके पास सिर्फ प्रोटीन है और उस प्रोटीन के कवर में क्या इनक्लोज्ड है? आरएनए। वो आरएनए क्या है? उसका जेनेटिक मटेरियल जो सारी चीज करने वाला है। जैसे ये बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज क्या पढ़ा है आपने? बैक्टीरिया ईटिंग वायरस, है ना, गंगा के पानी में मिलता है ना, ये बैक्टीरियोफेज पढ़ा है मैंने। टोबैको मोज़ेक वायरस क्या करता है? सबसे प्रॉब्लमेटिक वायरस है बेटा, है ना, टोबैको की पूरी फसल चौपट करने का काम इसका है, टीएमवी। लेकिन हमारे लिए बड़े काम की चीज है, हमने इस पे जेनेटिक इंजीनियरिंग की हुई है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। जेनेटिक इंजीनियरिंग का सबसे प्यारा मॉडल ऑर्गेनिज्म अगर कोई हो तो दैट इज टीएमवी। फाइन, चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। अडेप्टर मॉलिक्यूल के फॉर्म में, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल के फॉर्म में और कैटालिटिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एक ही मात्र जेनेटिक मटेरियल एंड दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। वी कॉल इट एज आरएनए इन एब्रिविएटेड फॉर्म, राइट। आगे बढ़ते हैं। इफ इन केस इस न्यूक्लिक एसिड में मैं सिर्फ डीएनए पे फोकस करूं तो डीएनए एक पॉलीमर है बेटा, इट्स अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बना ये तो मैंने कहानी आपको बता दी। ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड बना लीजिए और सबको ज्वाइन कर दीजिए, यू विल गेट अ पॉलीमर, है ना। पॉलीथीन क्या होते हैं? हम घरों में यूज करते हैं ना, जिसे यूज न करने की सलाह दी जा रही है अभी हाल फिलहाल, जिसे बैन करने की तक नौबत आ चुकी है, वो पॉलीथिन्स है ना, पॉलीथीन है बेसिकली। इथीन विच इज पॉलीमराइज्ड दैट हैड बिकम पॉलीथिन, और हम उसे कॉमनली पॉलीथिन बोलते हैं, इट इज पॉलीइथीन। ओके, तो वो पॉलीथीन्स क्या है? पॉलीमर है। मेरा न्यूक्लिक एसिड भी क्या है बच्चों? पॉलीमर है, मतलब बहुत जायंट मॉलिक्यूल है।
इतना जाइंट मॉलिक्यूल है बेटा कि इसकी लेंथ हो जाती है ऑन एंड ऑन अराउंड 2.2 मीटर। कैन यू इमेजिन? 2.2 मीटर का डीएनए तुम्हारे नैनोमीटर साइज के न्यूक्लियस में पूरी तरीके से पैक किया हुआ है, अंदर ठूस ठूस के भरा हुआ है, और उसके बाद तुम्हारा वो डीएनए काम भी कर रहा है। कैन यू इमेजिन द नेचर ऑफ बायोलॉजी, है ना, द ब्यूटी ऑफ बायोलॉजी, कि आपने बड़े मॉलिक्यूल को छोटी सी जगह पे पैक किया है और इतना एफिशिएंटली पैक किया है कि वो काम भी कर रहा है, आपको जिंदा रखे हुए है। तो कैसे बेटा? उस डीएनए में बेसिकली ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो उसे हमेशा बनाते बिगाड़ते रहते हैं। सेल मर गया ना तो डीएनए मर गया, ठीक है, डीएनए ने काम करना बंद कर दिया। नया सेल बनाया तो तुम्हें डीएनए बनाना पड़ेगा। अभी वो जो डीएनए तुम बनाओगे उस नए डीएनए के लिए तुम्हें ये सब देना पड़ेगा। क्या दोगे? नाइट्रोजनस बेस। दो कैटेगरीज, either purine or pyrimidines, not either, it has to be purine and pyrimidines, एडेनाइन, गुआनाइन, थाइमीन, साइटोसिन, ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस मुझे किसके लिए चाहिए? डीएनए के लिए, राइट। इन इसके अलावा मुझे इसमें एनर्जी के लिए क्या देना पड़ेगा? फॉस्फेट ग्रुप, है ना। 3 फॉस्फेट दोगे तो इट वुड बी अ ट्राइफॉस्फेट, 2 दोगे तो डाई, और 1 दोगे तो मोनोफॉस्फेट। साइक्लिक शुगर है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं आप, आपको पता है ये साइक्लिक शुगर है, 5 कार्बन की है, जिसे मैंने रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इस शुगर की मुझे जरूरत पड़ेगी, दैट टू विथ डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन एट सेकेंड पोजिशन, राइट। ये यहाँ से ऑक्सीजन इसका गायब हुआ होगा, तो ये क्या कहलाएगी? डीऑक्सीराइबोज शुगर। आइए आगे बढ़ते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड जो है, एज आई टोल्ड यू कि इनकी जो लेंथ है ये काफ़ी बड़ी है, और इनकी लेंथ जो इतनी ज़्यादा है उस लेंथ को मैंने शॉर्ट करके रखा हुआ है। मैं थोड़ी देर में आपको डीएनए पैकेजिंग बताने वाली हूँ, तब मैं इसे एलॉबरेट करूँगी। फिलहाल इसके बारे में बात यहीं स्टॉप करती हूँ। ये कुछ न्यूक्लियोटाइड्स मेरी एनसीईआरटी कहती है बेटा जो आपको अच्छे से रट लेने हैं, है ना। आई एम यूजिंग वर्ड रटना, ऑल्दो यहाँ पे आपको क्यों रटना है, क्योंकि ये एज इट इज़ फैक्ट बेस्ड आपसे पूछ लिए जाते हैं नीट में, है ना, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, बट बोर्ड में इनका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बट यू नीड टू रिमेंबर 5 into 174, वी कॉल इट एज 5, है ना, इसे 5 बोला जाता है। बैक्टीरियोफेज का ये 5 into 174 है। न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे बेटा? दैट वुड बी 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे? 5386 न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। लैम्डाफेज बैक्टीरियोफेज है, ये फिर से मेरे लिए बायोटेक में यूज होने वाला एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिज्म है, जिसपे मैंने कई रिसर्चेस की हुई हैं, मैंने मतलब साइंटिस्ट ने की हुई हैं। 48502 बेस पेयर्स हैं। बेस पेयर बोल रही हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड को मेजर करने की यूनिट होती है, एंड द यूनिट इज बेस पेयर, 2 बेसिस का कॉम्बिनेशन, है ना। कैसे बनता है, क्यों बनता है, दैट वी विल टॉक, लेकिन ये बेसिस जो है ये कंबाइन होती है, तो 2 को जोड़कर मैं बेस पेयर बोलती हूँ, इसलिए हर जगह आपने यहाँ पे बेस पेयर दिखा हुआ है ना। अच्छा, बुक में तुम बीपी के नाम से भी देखोगे, इसे ब्लड प्रेशर मत समझ लेना, दिस इज बेस पेयर, है ना, ये यूनिट है। अगर ई कोलाई के बारे में बात करूंगी तो ई कोलाई के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो कंपैरेटिवली कम है, 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर्स हैं। हेप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ह्यूमंस के ऊपर जेनेटिक रिसर्च करते हैं, राइट। तो जब मैं मेरे डीएनए की बात करूंगी, आई हैव 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स, राइट। कैन यू इमेजिन, ये हेप्लॉइड का है तो इसे मल्टीप्लाई 2 से कर दो, डिप्लॉइड आ जाएगा तुम्हारे पास। इतने बेस पेयर एक ह्यूमन डीएनए में है। कैन यू इमेजिन हाउ कॉम्प्लिकेटेड योर डीएनए इज, इजंट इट। आपका डीएनए इतना कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसके अंदर अभी पूरी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होने वाली है। पिच, डायमीटर, बेस पेयर्स की लेंथ, हम सब के बारे में डिस्कस करेंगे, और तब आपको ये रियलाइज होगा कि डीएनए का मॉलिक्यूल इज हाईली कॉम्प्लेक्स, राइट। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स देख लेते हैं। सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस है, एंड दैट इज व्हाट इज यूरेसिल। तो बाकी सारी चीज़ें कॉमन रहेंगी बेटा, कॉमन चीज़ें आप खुद मार्क कर लीजिए, कहाँ कहाँ चीज़ें सिमिलर हैं, जो मैंने जस्ट अभी आपको पिछली स्लाइड पे दिखाया है, सिर्फ डिफरेंस मैं मार्क करूंगी, एंड द डिफरेंस इज हियर, दैट इज व्हाट इज यूरेसिल। मात्र एक नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस है बेटा, इसके अलावा हमारा डीएनए आरएनए से टोटली मैच करता है। हाँ, और एक डिफरेंस और है, एंड दैट इज it is being single stranded and your DNA is double stranded। आपका DNA मॉलिक्यूल जो है वो एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है जिसमें 2 हेलिक्स होते हैं,
राइट। 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो हेलिकली कॉइल्ड हैं और आरएनए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आरएनए सिंगल होता है। देखिए दोनों के बीच का कंपैरिजन। वैसे ये जो उन्होंने बताया है ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बताया है। अगर तुम डीएनए के बॉन्ड्स को बीच में से ब्रेक कर देते हो तो डीएनए के बॉन्ड्स को बीच में से ब्रेक करने के बाद भी वो कुछ वैसा ही दिखेगा। सिर्फ एक डिफरेंस आ जाएगा कि यहाँ पे जहाँ जहाँ यू लिखा है वहाँ पे टी सोच लो, टी ऐड कर लो अपनी मर्जी से, बस वो हो जाएगा डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। राइट। तो ये बहुत प्यारा सा एक कंपैरिजन है डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के बीच में, जहाँ पे ये मेरा डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं तो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। ये 4 नाइट्रोजनस बेसेस कॉमन है जो कि मेरे डीएनए के लिए एप्लीकेबल हैं। सॉरी फॉर दिस ट्रांजिशन। और आरएनए के अंदर सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस है, दैट वुड बी एक्स्ट्रा एंड दैट इज यूरेसिल, जो सिर्फ आरएनए के नीचे ही मेंशन है। यू कैन नोटिस दिस। तो यहाँ पे ये रहा यूरेसिल जो कि थाइमीन के प्लेस पे ऐड हुआ है, बस मात्र ये डिफरेंस रहेगा। दूसरा डिफरेंस क्या रहेगा बच्चों, ये डबल स्टैंडर्ड है, बीच बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिख रहे हैं, और ये सिंगल स्टैंडर्ड है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड आपको विजिबल नहीं होगा। ठीक है, सो दिस विल बी वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। नाउ डीएनए बीइंग डबल हेलिक्स, इसका डिस्कवरी मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मॉलिक्यूल कहना चाहिए पूरे बायोटेक्नोलॉजी, पूरे जेनेटिक इंजीनियरिंग का बेस है ना। ये नहीं बना होता तो शायद आज ये फील्ड्स ही एग्जिस्टेंस में नहीं होते, शायद आप जीन थेरेपी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऐसी किसी नाम से डील कर ही नहीं रहे होते। राइट। तो इसकी डिस्कवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है मेरे लिए। ओवरऑल डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है बच्चों, लेकिन ये है तो एसिड, है ना, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का एसिड है। सो इट्स एन एसिडिक सब्सटेंस जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जिसे सबसे पहली बार फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1969 में रिपोर्ट किया था। तब हमने इसका नाम न्यूक्लिक एसिड नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था बेटा, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड तो हम इसे बाद में जानने लगे कि ये भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक मटेरियल है, इजंट इट। पहले तो हमें लगा कि एक मॉलिक्यूल है, बस न्यूक्लियस में पड़ा हुआ है, क्या काम करता है हमें नहीं पता, शायद प्रोटीन बनाता है। ठीक है, इतनी जानकारी थी, और हमें ये भी लगता था कि शायद ही किसी को बीमार करने में भी इफेक्टिव है ना। तो इसे नाम पता है क्या दिया था इनिशियली, द नेम गिवन वाज न्यूक्लिन। सबसे पहली बार इसे जो नाम दिया गया था दैट वाज न्यूक्लिन। लेटर ऑन इसके ऊपर जब सारी डिस्कवरीज हुई, हमें पता चला कि न्यूक्लिक एसिड जो है ये एक बहुत स्पेशल मॉलिक्यूल है। थोड़ा तो मैं आपको बता ही चुकी थी अभी, मैंने आपको बताया था कि विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन जो लेडी साइंटिस्ट थी, इन्होंने एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी का जो कंक्लूजन दिया था, राइट, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे बेटा डीएनए पे, और ये कई सालों से कर रही थी। इन्होंने जब डीएनए के ऊपर काफ़ी सारी रिसर्चेस या जो काफ़ी सारी डिस्कवरीज हैं वो फॉर्मुलेट कर दी, तो इन्होंने अपना डेटा शेयर किया साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ। ये रूल है बच्चों, कभी भी अगर आप रिसर्च करते हैं और आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, यू नीड टू शेयर इट विद द एंटायर साइंटिफिक कम्युनिटी। अब ये पहले तो कंट्री में स्पेसिफिक रहता है, उसके बाद फिर ये वर्ल्ड में, जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तब साइंटिस्ट जो हैं वो अपने म्यूचुअल कंक्लूजन्स, अपने रिजल्ट्स, अपने एक्सपेरिमेंट्स जो है वो शेयर करते हैं। आई बात समझ में। इन्होंने भी बता दिया था भाई, इन्होंने भी, फ्रैंकलिन ने भी बता दिया था कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो शायद इस तरीके का है। इन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं किया था उसे, इन्होंने डबल हेलिकल है इतना हमें एक आइडिया दे दिया था, और शायद इस वर्ड के साथ उन्होंने अपने कंक्लूजन्स को प्रेजेंट किया था। इन कंक्लूजन्स को, क्योंकि वॉटसन अलग काम कर रहे थे, क्रिक अलग काम कर रहे थे, दोनों साइंटिस्ट ने जब इसे ऑब्जर्व किया तो इन दोनों साइंटिस्ट ने इन कंक्लूजन्स को यूटिलाइज करना शुरू किया, और ग्रेजुअली इन दोनों की थ्योरी जो डीएनए के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हुए आई, वो उस थ्योरी के आने के बाद इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल गया, क्योंकि हमने ये पहचान लिया कि जिस स्ट्रक्चर की बात ये कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर वाकई ही सही है, स्ट्रक्चर ऐसा ही है। तो आगे चल के वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, इट इज़ जेडी वॉटसन, हाँ, फुल नेम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं आपको। वॉटसन और क्रिक ने जब इस स्ट्रक्चर को रियलाइज़ किया तो उन्होंने फाइनली डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज कर दिया, जिसके लिए उन्हें 1953 में 56 में अवार्ड भी मिला, राइट। तो ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था ये कैसा था बेटा, उन्होंने हमें ये बताया कि डीएनए जो है उसमें बेस पेयरिंग होती है बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स। ये एक स्ट्रैंड है बेटा, और दूसरा स्ट्रैंड इस तरीके का है।
इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में बेस पेयरिंग होती है, मतलब इस तरीके से बेसेस जो है वो कनेक्ट होती है, राइट। ये कौन सा बॉन्ड है बच्चों? दिस बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ये मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। ऐसी मेरे पास एक शुगर होती है बेटा, शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है मेरा वो होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, है ना, दैट इज माय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है, दिस बॉन्ड इज माय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आई विल इरेज द डायग्राम ऑफ डीएनए। ये डीएनए का डायग्राम गया। अब देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है बेटा? इट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे डीएनए में कॉम्प्लीमेंटैरिटी होती है। कॉम्प्लीमेंटैरिटी का मतलब होता है वन ऑफ द पायरिमिडीन विल पेयर अप विथ वन ऑफ द प्यूरिन, मतलब एडेनाइन जो है हमेशा थाइमीन के साथ बेस पेयरिंग करेगा और डबल बॉन्ड से बेस पेयरिंग करेगा बेटा। ग्वानाइन जो है वो साइटोसिन से बेस पेयरिंग करेगा और हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से बेस पेयरिंग करेगा। सो दिस इज व्हाट इज कॉम्प्लीमेंटैरिटी, मतलब यहाँ पे एडेनाइन होगा, सपोज यहाँ पे एडेनाइन है तो इसके पैरेलल थाइमीन होगा, यहाँ पे ग्वानाइन है तो इसके पैरेलल साइटोसिन होगा, सी है तो जी होगा, टी है तो ए होगा। ये होता है मेरा कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग। इसी रूल को हम चारगाफ का रूल भी कहते हैं बेटा। चारगाफ ने क्या कहा था कि डीएनए के मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज रखने के लिए, राइट मतलब नेचर में या स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो डीएनए का वो कैसा रहे, बहुत सिस्टमैटिक रहे। और उस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के लिए मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल ना करें, तो इसके लिए मेरा डीएनए कैसा रहता है? स्टेबलाइज रहता है। और वो स्टेबिलिटी उसे कौन प्रोवाइड करता है? अगर प्यूरिन पायरिमिडीन के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो आपका जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब नहीं होगा और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में स्टेबलाइज रहेंगे। सो एडेनाइन और ग्वानाइन जो है इनका रेशो विल बी इक्विवेलेंट टू थाइमीन एंड साइटोसाइन। आई बात समझ में? जितने एडेनाइन होंगे उतने ही थाइमीन होंगे, जितने ग्वानाइन होंगे उतने ही क्या होंगे? साइटोसाइन। तो अगर मैं लिखूं A प्लस टी दैट विल बी इक्वल टू G प्लस C दैट विल बी इक्वल टू 1, दिस इज व्हाट इज एरविन चारगाफ्स रूल, है ना। इसे हम बोलते हैं एरविन चारगाफ का रूल, जिसके थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हो रही है। लेट अस टॉक अबाउट अ क्वेश्चन। सोल्यूशन मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है, मैं आपको समझाती हूँ और आंसर निकालने की कोशिश करिएगा। जितने थाइमीन उतने एडेनाइन, जितने ग्वानाइन उतने साइटोसिन। तो अगर मेरे पास 30% उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा? एडेनाइन जो है दैट इज 30%, आई एम सो सॉरी, एडेनाइन जो है दैट इज 30%, राइट। सो दिस एडेनाइन इज 30%, मतलब ग्वानाइन थाइमिन भी कितना हो गया? ए अगर 30% है बेटा तो टी भी कितना हो गया? 30% हो गया। 60% तो यही खत्म हो गया, रेस्ट 40 बचा। तो जितना ग्वानाइन होगा उतना साइटोसिन होगा, तो 40 को 2 भागों में डिवाइड कर दो ज़रा, तो ये हो गया 20, ये हो गया 20, सबको जोड़ लो 100 आ जाएगा, है ना। तो अगर आप 100% इसे कंपेयर करोगे तो ये 60 प्लस 40 विल गिव यू 100। So this is basically what is this has to be the answer. तो if adenine 30% बनाता है तो what will be the percentage of thymine, guanine and cytosine, right? तो अब यहाँ से निकाल लो, थाइमीन का 30 होना चाहिए, 30 मुझे यहीं दिख रहा है, ग्वानाइन का 20 होना चाहिए, बहुत जगह दिख रहा है लेकिन 30 के साथ तो यहीं दिख रहा है, और साइटोसिन 20 है, तो दिस वुड बी द answer. Let us see the answer and let us check and we are correct. Congratulations. This is the solution. Solution मैंने आपको बता दिया तो आपको ज़रूरत नहीं है solution पढ़ने की, we already talked about it. Fine. फिर भी आप चाहें तो एक नज़र देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। We have न्यूक्लिक एसिड्स इन जनरल ऑल्सो, टाइप्स ऑफ डीएनए होते हैं बेटा हमारे पास। डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो राइट हैंडेड कॉइलिंग भी करता है, लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग भी करता है, राइट हैंडेड हेलिक्स भी होता है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स भी होता है मेरे पास डीएनए। तो अगर राइट हैंडेड हेलिक्स है तो उसकी जो ट्विस्टिंग होती है, उसका जो रोटेशन होता है दैट इज ऑलवेज क्लॉकवाइज, और अगर लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है तो उसकी जो ट्विस्टिंग होती है वो हमेशा कैसी होती है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है। नॉर्मली आर डीएनए इज राइट हैंडेड हेलिक्स, है ना, यू नीड टू रिमेंबर दैट आर डीएनए इज राइट हैंडेड हेलिक्स। ये मेरे पास डीएनए की लेंथ है बेटा,
अगर ये मेरे पास ए बी सी डी डीएनए है ना, तो उनकी जो लेंथ है 28, 34, 31, ये लेंथ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको फैक्चुअल दिया हुआ है। उसके बाद नंबर ऑफ बेस पेयर्स यू नीड टू रिमेंबर 11, 10, 9.3 और 8 होगा ए बी सी डी में। बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस और डायमीटर 20, 23, 19, 10, 10। यू नीड नॉट टू रिमेंबर द डेटा, जस्ट आपको एक कंपैरेटिव स्टडी बताई है, आप देख सकते हैं। ये कंपैरेटिव स्टडी सिर्फ इसलिए ताकि आपको एक अंदाज़ा रहे कि कौन सा जो डीएनए है उसका बेस पेयर डिस्टेंस वगैरह कितना होता है। एंटी क्लॉकवाइज डीएनए मेरे पास सिर्फ एक है। क्लॉकवाइज डीएनए मेरे पास ए बी सी हैं और एंटी क्लॉकवाइज ए बी सी डी हैं, और एंटी क्लॉकवाइज मेरे पास सिर्फ एक डीएनए एंड दैट इज जेड डीएनए। इस जेड डीएनए की हेलिक्स लेंथ, डायमीटर, नंबर ऑफ बेस पेयर और डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स यू कैन नोटिस दैट। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें सो दैट यू विल बी हैविंग योर नोट्स। आगे बढ़ते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड से मेरे पास जहाँ पे इसके सेलेंट फीचर हैं दैट इज डबल हीलिक्स है ना, HELIX। डबल हीलिक्स के जो मेरे पास कुछ मेन फीचर्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। वी हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री रूल दैट इज एडेनाइन बेस पेयर विद थाइमिन डबल बॉन्ड, याद रखेंगे। ग्वानाइन बेस पेयर विद थाइमिन विद साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड, यू नीड टू रिमेंबर दैट ऑल्सो। दोनों स्ट्रैंड्स ना बच्चों एक दूसरे से एंटी पैरेलल हैं। पैरेलल तो हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने से दे बिकम एंटी पैरेलल। कैसे एंटी पैरेलल? इफ वन ऑफ द स्ट्रैंड मूव्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, अदर स्ट्रैंड वुड बी मूविंग फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। दोनों उल्टे मूव करते हैं, ठीक है। ये भी उसे डीएनए के मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देने का एक तरीका ही है ना। तो एवरीथिंग इज फॉर स्टेबिलिटी रीजन वी आर डिस्कसिंग हियर। दिस इज द रूल। दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस होती है, मतलब याद रखना मेरी एनसीईआरटी में लिखा है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्री। व्हाई देयर इज अ सिमेट्री फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द डीएनए मॉलिक्यूल, है ना, ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में। ये आपको 12th बोर्ड में भी पूछा जाता है बेटा ये क्वेश्चन। तो ध्यान क्या रखेंगे आप, ये जो डिस्टेंस है वो सिमिलर क्यों है? क्योंकि एवरी टाइम प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स दे बेस पेयर इन दिस मैनर, ये बीच में आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, डिपेंड्स डबल और ट्रिपल। हमेशा प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स में ही बेस पेयरिंग होती है। इधर का प्यूरीन इधर के पायरिमिडीन से बॉन्ड बनाएगा, सो बॉन्ड लेंथ विल बी इक्वल एंड देयरफॉर द एंटायर डायमीटर, द डायमीटर ऑफ एंटायर डीएनए स्ट्रैंड वुड बी सेम, वुड बी इक्वल, यूनिफॉर्म, सो दैट मेंटेन सिमिट्री। दोनों चेन्स जो है वो राइट हैंडेड हीलिक्स होती हैं, दैट वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। हमारे डीएनए की बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल जनरल कॉमन बी फॉर्म ऑफ डीएनए है दैट वुड बी राइट हैंडेड हेलिकल। जो पिच होता है ना बेटा डीएनए का, विच इज कॉल्ड एज डायमीटर, दैट इज 3.4 नैनोमीटर, है ना। और लगभग जब तुम्हारा डीएनए टर्न लेता है तो ये हो जाता है 10 नैनोमीटर वाला सीक्वेंस, ऐसा। यहाँ से जो सीक्वेंस आता है दैट इज 10 नैनोमीटर। तो ये मेरा 10 नैनोमीटर या 10 बेस पेयर का जो इट हैज़ टू बी 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर का जो टर्न है वो एक एंटायर टर्न ले लेता है यहाँ पे। और इस हिसाब से अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड या एक बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस देखूँ, है ना, ये नाइट्रोजनस बेस पेयर, ये नाइट्रोजनस बेस पेयर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लूँ तो इट कम्स आउट टू बी 0.34 नैनोमीटर। आई बात समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है। एक पिच जो है पूरे डीएनए का दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम। 1 टर्न विल बी एट 10 बेस पेयर। जब 10 बेस पेयर हो जाएंगी मेरे डीएनए में तो वो घूम जाएगा, रोटेट हो जाएगा, टर्न ले लेगा। और दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो गैप होता है दैट इज 0.34 नैनोमीटर, राइट। Both the strands are parallel. There is a hydrogen bond between the two strands that confers stability to the DNA. तो ये दोनों जगह पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स है बेटा। अब अगर तुम्हारे डीएनए में A डबल बॉन्ड T सीक्वेंसेस ज़्यादा है या उसके कंपैरिजन में G ट्रिपल बॉन्ड C सीक्वेंसेस ज़्यादा है, इस पे निर्भर करेगा कि डीएनए की स्टेबिलिटी कितनी है। अगर G ट्रिपल बॉन्ड C बहुत ज़्यादा सीक्वेंसेस हो तो मेरा डीएनए हीट रेजिस्टेंट हो जाएगा, मतलब इट वुड बी मोर स्टेबल। आई बात समझ में? G ट्रिपल बॉन्ड C अगर आ गया तो डीएनए ज़्यादा स्टेबल होगा, और A डबल बॉन्ड T आया तो डीएनए इज कंपैरेटिवली लेस स्टेबल। तो जब अगर तुम डीएनए को गर्म करोगे ना, मतलब इसके ऊपर तुम हीट डालोगे या इसे हीट ट्रीटमेंट दोगे, तो हीट से इसे ट्रीट करने के कारण क्या होगा, डीनेचुरेशन होगा बेटा,
है ना, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, एक केमिकल कंपाउंड है, तो मैं इसके लिए टर्म यूज कर रही हूँ डीनेचुरेशन। तो इसका डीनेचुरेशन होगा, डीनेचरिंग कंडीशन में मेरा वो डीएनए जल्दी डीनेचर होगा जिसमें ए डबल बॉन्ड टी सीक्वेंसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। ठीक है, क्यों? डबल बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी खर्च कम करनी पड़ेगी ना बेटा। और जब ट्रिपल बॉन्ड्स है, जी ट्रिपल बॉन्ड सी अगर है, तो आपको 3 बॉन्ड्स को ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए जी ट्रिपल बॉन्ड सी वाला डीएनए मेरा कैसा होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया है। लेट अस टॉक अबाउट वन मोर क्वेश्चन बेटा, इसे ज़रा आप ट्राई करके देखिए। वैसे तो कुछ चीज़ें, कुछ वैल्यूज़ आप लर्न ही कर लीजिए, कायदे से तो ये क्वेश्चन लर्न करके ही हो जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि डीएनए की जो लेंथ होती है 2.2 मीटर्स होती है, isn't it? This is the question right in front of you. If the distance between two consecutive base pair is 0.34 नैनोमीटर, जो कि होती है, अभी हमने निकाली है, ये आइडियल है। The total number of base pairs of the DNA of double helix in a typical mammalian cell is 6.6 into 10 to the power 9 base pair, then the length of DNA is approximately। तो वैसे तो ये आइडियल फिगर्स दिए हैं बेटा, आपको तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी क्वेश्चन में फिगर्स आएँ तो तुरंत पेपर पेन पे सॉल्व करने मत लग जाना, दिमाग लगाना कि कहीं उन्होंने आइडियल फिगर्स तो नहीं दिए हैं। ये क्वेश्चन बड़ा स्मार्ट है, इन्होंने सारी चीज़ें आपको फिगर्स में दे दी है। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डीएनए। वैसे ही हमें पता है भाई कि लेंथ ऑफ डीएनए इज 2.2 मीटर, तो आप सीधा आंसर थर्ड लगा दीजिए, राइट। बट अगर आप कैलकुलेशन करने के इच्छुक हैं ही तो आप यहाँ से कैलकुलेशन सीख सकते हैं। देखिए क्या करा है बेटा, डीएनए की लेंथ जो है वो 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर है, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप बेस पेयर्स के साथ, दैट इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स। इन बेस पेयर्स के साथ जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको लेंथ आ जाएगी 2.2 मीटर, राइट। इसी तरह डिस्टेंस कितनी है बेटा? 0.34 नैनोमीटर। 0.34 नैनोमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूं? 10 टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से अगर आपसे कोई टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स डीएनए में मांग ले, पूछ ले, तो कह दीजिएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। बात खत्म। आई बात समझ में? सो द आंसर इज 3। स्ट्रेट फॉरवर्ड लर्न ही कर ले आंसर तो इसका। ये आपको इसलिए भी पता होना चाहिए बेटा क्योंकि हम जब डीएनए का पैकेजिंग पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे अब जैसे अगर आप 12th बोर्ड देते हैं, 12th बोर्ड के एस्पिरेंट्स हैं, तो आपको वहाँ पे वो लेंथ, वो उतना जो कैलकुलेशन है वो पता होना चाहिए, है ना। तभी हम डीएनए पैकेजिंग वाले आंसर में जस्टिफाई कर पाएंगे। बट अदरवाइज यहाँ पे आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एडेनाइन पेयर्स विद थाइमीन। कुल मिला के सारे ऑप्शंस देखो तो उन्होंने एडेनाइन और थाइमीन पे अपने आप को कन्फाइन करके रखा हुआ है। क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या एडेनाइन डबल बॉन्ड से कंबाइन होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमीन से कंबाइन होता है? क्या वो ट्रिपल बॉन्ड से कंबाइन होता है ना? या फिर क्या एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड से कंबाइन होता है, या कोई बॉन्ड नहीं बनाता, पेयर ही नहीं होता उनका, ये भी कहना है। तो इनमें से कौन सा आंसर सही? भाई हम चारगाफ का रूल पढ़ चुके हैं। एरविन चारगाफ ने हमें बोल दिया है कि एडेनाइन थाइमीन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से ही कंबाइन होगा, मतलब दिस वुड बी द राइट ऑप्शन, मतलब एज पर क्वेश्चन फर्स्ट वुड बी द राइट आंसर। सो दिस वुड बी द राइट आंसर। एक बार आंसर की भी देख लेते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं। एरविन चारगाफ का रूल याद रखिए, हर क्वेश्चन हो जाएगा। इफ इन केस उन्होंने सिंगल आपको स्टैंडर्ड डीएनए दिया है, देखिए क्वेश्चन मैं और पूछ लेती हूँ आपसे, इसी क्वेश्चन को देख के याद आ गई। अगर सपोज आपसे ऐसा एक सीक्वेंस दे दिया एंड नाउ दे आर आस्किंग व्हाट विल बी द सेकंड स्ट्रैंड, व्हाट विल बी द सेकंड स्ट्रैंड ऑफ दिस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो क्या लिखेंगे? आ जाना चाहिए अब तक तो आपको। चारगाफ का रूल लगा दो बेटा, हर जगह बॉन्ड्स पहले मेंशन कर दो, तो आपको याद रहेगा कि आपको कहाँ पे किससे क्या कनेक्ट करना है। ये मैंने बॉन्ड्स कंप्लीट कर दिए। If the polarity of this strand, first strand is 5 prime to 3 prime, obviously the polarity of second strand would be 3 prime to 5 prime। रीजन मैं नहीं बताऊंगी, थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ है। एडेनाइन से थाइमीन कंबाइन होगा, थाइमीन से ए, टी से ए, जी से सी, सॉरी दिस इज सी, सी, जी से सी, सी से जी, सी से जी, दिस विल बी द सेकंड स्ट्रैंड, राइट। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए। अब इसी पे तीसरा क्वेश्चन और सुन लो। अगर उन्होंने आपसे ये कहा कि अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड को मैं हीट सप्लाई करना चाहूँ, हीट सप्लाई करूँ, तो ये जल्दी टूटेगा या इसे टूटने में समय लगेगा? ठीक है, देख लीजिए आप स्ट्रैंड कैसा है।
काउंट कर लीजिए कितने ट्रिपल बॉन्ड हैं, कितने डबल बॉन्ड हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड की संख्या डबल बॉन्ड से ज़्यादा हुई तो कह देना इसे ज़्यादा टाइम लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड की संख्या डबल बॉन्ड से कम हुई तो कह देना इसे बहुत कम समय लगेगा। मेरे दिए हुए डीएनए सैंपल के हिसाब से इसे समय ज़्यादा लगना चाहिए। क्यों ज़्यादा लगना चाहिए? जी ट्रिपल बॉन्ड सी का नंबर पूरे डीएनए में कंपैरेटिवली ज़्यादा है। आई बात समझ में? सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। दिस इज द सोल्यूशन। ये सोल्यूशन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आप चाहें तो देख लें एक बार एट अ ग्लैंस। Let us talk about another question. Purines found both in DNA and RNA are common purines जो DNA RNA दोनों में मिलती है। मैं सीधा बता देती हूँ इसे, ATGC ये मेरी DNA की बेसिस है, AUGC ये मेरी RNA की बेसिस है। डिफरेंस लाइज इन यू, तो ज़रा अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही बैठता है। एडेनाइन थाइमीन डीएनए में, डीएनए आरएनए दोनों में मिलता है क्या? शायद नहीं मिलता। अगले ऑप्शंस चेक करो, पहला ही आंसर, पहला ही ऑप्शन मिलते से ही टिक मत लगा देना, दूसरे ऑप्शंस पहले चेक कर लेना और कंफर्म कर लेना कि आपका आंसर सही है कि नहीं। पहले को मैंने होल्ड पे रखा है। एडेनाइन ग्वानाइन से बेस पेयरिंग, सॉरी एडेनाइन और ग्वानाइन जो है दोनों डीएनए आरएनए में होते हैं क्या? ऑफ कोर्स होते हैं। ग्वानाइन साइटोसिन दोनों होते हैं क्या? यस ऑफ कोर्स होते हैं। साइटोसिन और थाइमीन दोनों होते हैं क्या हमारे डीएनए प्यूरिन्स फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए बोथ? तो ये भी नहीं होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली डिफरेंस लाइज इन टी एंड यू। तो जहां पे थाइमीन और यूरेसिल का पेयर होगा दैट वुड बी योर आंसर। तो कंसिडर इट टू बी दैट वे, right? So the answer is third. Fine. Explanation is this, which we already talked about.